सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे आज की क्लास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया है पंजाब ने। तो अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, जो कब मनाया हमने, कल ही, यानी कि 8 मार्च को। तो इसी मौके पर अभी पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब की महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं डॉक्टर बलजीत कौर, उन्होंने चंडीगढ़ में की है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 181, जिस पर जो भी पीड़ित है वो मदद के लिए फोन कर सकते हैं, उनकी मदद की जाएगी। अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ होती है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब से कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक तो तेगबीर सिंह का नाम याद रखना, ये पंजाब के 5 वर्षीय बालक है। माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसको फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे ये। और आरंभ कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन निश्चय अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय खुला चंडीगढ़ में। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 ये पंजाब में हुई थी, उसको पंजाब ने जीता था, यूपी को हराया था। 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना था पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब है। और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था पंजाब ने ही। और शी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया था पंजाब ने ही। उद्देश्य था पंजाब में वुमेन्स स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देना। और आज हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट हिफाजत ये भी शुरू किया अभी पंजाब ने ही। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा भारत ने। यहां हम बात कर रहे हैं एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 की। इस बार ये इसका 6ठा संस्करण था, जो कहां पे हुआ? ईरान के तेहरान में हुआ। 6 से लेकर अभी 8 मार्च 2025 तक ये हुआ। फाइनली इसको जीत लिया भारत ने। आपको बता दूं, भारत ने 5वीं बार इसको जीता है। यहाँ पे भारत ने ईरान को हराया है। और यहाँ पे आप कह सकते हो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली शिंगटे थी। और अभी तक देखो इसका ये 6ठा संस्करण हुआ है। 6 बार में से 5 बार तो भारत ही जीत चुका है। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। पहला वाला जो हुआ था संस्करण 2005 में हुआ था, वो भारत में हुआ था, उसको भारत ने जीता था, जापान को हराया था। अच्छा, आप देखो वो कौन सा संस्करण है जो भारत ने नहीं जीता। तो वो है चौथा संस्करण, जो कि 2016 में हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था, उसको साउथ कोरिया ने जीता था, थाईलैंड को हराया था। बाकी सारी बार भारत ही विजेता रहा है। और इसका आयोजन करता है एशियन कबड्डी फेडरेशन। तो इसका मुख्यालय आपको तेहरान ईरान में मिलेगा। इसके अध्यक्ष है जनार्दन सिंह गहलोत। और वैसे कबड्डी की बात करें तो एक तो याद रखना भी, प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 11 इसको हरियाणा स्टीलर्स ने जीता, पटना पायरेट्स को हराया था। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये इंग्लैंड में होगा। और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये होगा बिहार में। उसके अलावा अभी जो 50वां जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25 हुआ था पुरुषों का, वो उसको हरियाणा ने जीता था उत्तराखंड को हरा करके। और अभी 71वां सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जो उड़ीसा में हुआ था, उसको सर्विसेज ने जीता रेलवे को हरा करके। वैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी की बात करोगे तो ये इसका स्थापना होता है 2004 में। मुख्यालय आपको मिलेगा जयपुर में। प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी। और ये प्रश्न आता है एग्जाम में, एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो आंसर करेंगे 7। जो फील्ड में होते हैं ना, जो खेलते हैं, वो 7 होते हैं। वैसे टोटल 12 होते हैं। और कबड्डी ये किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? तो बांग्लादेश का है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जन औषधि दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ही इस दिन का आयोजन किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताओ केंद्रीय रसायन और हमारे उर्वरक मंत्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? ये प्रश्न आपके लिए। बाकी इस बार ये हम 7वां जन औषधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। और 1 से लेकर 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? दाम कम दवाई उत्तम।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये कब शुरू हुई थी, तो ये 2008 में लॉन्च होती है। वैसे इसे शुरुआत में जन औषधि योजना के नाम से शुरू किया गया था। कब? 2008 में हमारे जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसी ने शुरू किया था। पर 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। उद्देश्य क्या था? जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खुलने का लक्ष्य है भारत का? तो याद रखना 25,000। 31 मार्च 2027 तक हमें 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने हैं। अभी तक 15,000 से ज्यादा खोले जा चुके हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर खोला गया, तो आंसर करना मॉरिशस। चलो, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूके सांसद ने किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था? तनुजा नेसारी को। और आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता है। 2024 में हमने 29 अक्टूबर को मनाया था। थीम थी आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर खोला? जामनगर, गुजरात। सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? स्मार्ट। नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने। यह आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और ये हमने देख लिया, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खुला। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना? नाड़ी तरंगिनी। भारत का पहला अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली में है। उद्घाटन जिसका 2017 में मोदी जी ने किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने अभी केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहां पे रखी थी? इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की, नई दिल्ली के रोहिणी में। आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनके नाम है ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्नि। बाकी जन औषधि सप्ताह हमने देख लिया 1 से लेकर 7 मार्च। ठीक है। अब वैसे ये दिवस वाला प्रश्न था ना, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि फरवरी में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए। देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया था। और इसमें एक और जोड़ लेंगे यहाँ पे, अब 7 मार्च को जन औषधि दिवस। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2025 में ही रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? तो आंसर होगा बिहार में। तो ये पहली बार शौर्य वेदनम उत्सव 2025 का आयोजन किया गया अभी 7 और 8 मार्च को। कहां पर? बिहार के पूर्व चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और इसका आयोजन किया हमारे रक्षा मंत्रालय ने। इसमें क्या हुआ? इसमें सैन्य प्रदर्शन और भारतीय सशस्त्र बलों के घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस उत्सव का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था देश के सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और इस उत्सव का, ये जो शौर्य वेदनम उत्सव है, इसका उद्घाटन किया बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, किसने आयोजन किया? रक्षा मंत्रालय ने। कहां पर किया? बिहार में किया। ये बातें याद रखना। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल उठी है पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। यहाँ पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, जो जल्द ही एक टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिहार से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवाऊं तो बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? बिहार की। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कर्पूरी ठाकुर जननायक जी को भारत रत्न 2024 मिला था। और खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन पटना में हुआ। राज्य का पहला खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला? राजगीर में। राजगीर में ही मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। तांबे से बना बापू टावर, ये आपको मिलेगा पटना में। अभी पिछले साल नवंबर में 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता हुई थी बिहार के राजगीर में,
उसको भारत ने जीता था चाइना को हरा के, और मैस्कॉट शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया, उसी को रिप्रेजेंट करता है। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये बनी थी मानवी मधु कश्यप, बिहार से है। और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व ये बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व, ये हमने बात कर लिया। और बिहार का पहला ड्राई पोर्ट ये खुला है पटना के बिहटा में। शारदा सिन्हा कौन है? बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी, लेकिन निधन हो गया। अभी 2025 में पद्म विभूषण भी मिला। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये होंगे बिहार में। तो बिहार से लगभग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो ट्रोपेक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा बाईएनियल मैरीटाइम अभ्यास है, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब जो हर 2 साल में एक बार होता है। कहां पर आयोजन किया गया? हिंद महासागर क्षेत्र में। इसका आयोजन किया या इसका नेतृत्व किया हमारी भारतीय नौसेना ने, पर इसमें हमारी भारतीय थल सेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बलों ने भी हिस्सा लिया। ये हमारी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ट्रोपेक्स अभ्यास इसका नाम है। पहली बार ये 2003 में हुआ था। अच्छा, नेवी से आपको याद आएंगे हमारे नेवल चीफ पिछले साल ही नए बने थे, नौसेना प्रमुख, क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। पूछूं अगर 2024 का जो नेवी डे है कहां पे मनाया गया था, तो पूरी उड़ीसा में। ये जरूर ध्यान रखना कि मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। चलो अभी 2025 में हमने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उससे कौन कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो ये सारे 2025 वाले ही है मेरे भाई। जैसे डेविल स्ट्राइक की बात करें, भारतीय सेना और वायुसेना ने आयोजन किया था। ला पेरोस, इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। बहुपक्षीय अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। भारत की तरफ से आईएनएस मुंबई ने। कहा हुआ? मलक्का, सुंडा और लोम्बेक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्यूवेरिन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रोपेक्स अभ्यास ये आज हमने पढ़ा, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ, राजस्थान में। विंग्ड राइडर अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ, पूर्वी कमान में। कोमोडो अभ्यास ये बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया। आईएनएस शार्दुल और पीएटाई विमान ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। इंडोनेशिया ने आयोजन किया था, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। जल थल रक्षा अभ्यास भारतीय सेना, तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के बीच में हुआ, ये बेट द्वारका गुजरात में हुआ। और अभी सी ड्रैगन अभ्यास के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका आयोजन किया अमेरिका ने। कहां पे? पश्चिमी प्रशांत सागर में, गुआम तट पर। यह भी बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। भारत की तरफ से P-8I विमान ने यहाँ पे हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉप कंट्री कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 की। इसको जारी किया है द इकोनॉमिस्ट ने, और इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब देशों की तुलना करके रैंकिंग बनाई गई है पूरी। तो इसमें टॉप पर स्वीडन रहा है। टॉप पर स्वीडन है मतलब वर्किंग वुमेन्स के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए ये सबसे अच्छा देश है। फिर आइसलैंड रहा, फिर फिनलैंड रहा। और इस पूरी लिस्ट में 29 देशों को शामिल किया गया, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, कार्यस्थल समावेशन और महिलाओं के लिए करियर विकास के लिए कहां पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, तो चलो एक बार फिर मैं आपको 2025 के सारे इंडेक्सेस रिवाइज करा रहा हूं। अभी एक आध दिन पहले भी करवाए थे। तो यही होता है अपने यहाँ पे, अगर आप पहली बार रहे हो तो इतनी बार चीजों को मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि आपको वो चीजें रट जाएंगी। पर शुरुआत में अगर कोई स्टूडेंट समझे जुड़ता है ना, तो उसे लगता है कि बहुत सारा पढ़ाया जा रहा है, इतना सारा मटेरियल हम कैसे याद रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अगर वो कंटिन्यू बना रहेगा तो फिर उसको ये लगने लग जाएगा, अरे यार ये तो याद है, ये तो आता है, ये तो आता है, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो आता है। तो दोनों तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत में लगेगा और बाप रे इतना सारा कैसे याद होगा, एक साथ इतना सारा बता रहे हो। फिर धीरे धीरे आपको लग जाएगा, अरे इतना सारा बता रहे हो तो कल ही बताया था, ये तो आता है, मुझे तो आता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आपको रेगुलर बना रहना पड़ेगा और कोशिश करना मेरे साथ साथ बोलने की, क्योंकि जो भी चीज मैं यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ वो दिखाता भी हूँ। तो सुनने से भी चीजें याद होती है और देखने से भी। देखो अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान, टॉप पर चाइना है।
ग्लोबल एजिंग इंडेक्स में भारत 123 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है और दुनिया में टॉप में कोलंबिया का बेरेंक्विला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है, तो विश्व में टॉप पर ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में टॉप पर चाइना है, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। फॉर्ब्स की वर्ष 2025 के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पे अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले पे कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पर है, मतलब सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियां यहाँ पर है, कितनी है, 543 है। उसके अलावा अभी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 आई, उसमें बताया गया कि भारत 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाने वाला देश है। और मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना, फिर अमेरिका। लेकिन सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमने पढ़ा था अभी, इसमें भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया। और वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई थी, जिसको नाइट फ्रैंक ने जारी किया, इसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पर अमेरिका था। तो ये 2025 के सारे इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एआई कोष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोष को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। तो अभी हमारे जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया एआई कंप्यूट नाम से एक पोर्टल और एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है एआई कोष, इसको लॉन्च किया है। तो ये एआई कोष जो प्लेटफॉर्म है ना, ये भारतीय एआई मॉडल को डेवलप करने और ट्रेनिंग देने में मदद करेगा, जबकि जो इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल है, इसके जरिए जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो रिसर्च और परीक्षण यानी कि टेस्टिंग के लिए सब्सिडी वाले जीपीयू को एक्सेस कर सकती है। जीपीयू मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये एआई के उपयोग के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एआई कोष या फिर इंडिया एआई कंप्यूट नाम से एक पोर्टल है, इसको अभी हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया नई दिल्ली में। अच्छा, हमारा जो इंडिया एआई मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ था और इसके लिए बजट अलोकेट हुआ है 10,371.92 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों के लिए। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट सिटीज जैसे क्षेत्रों में एआई सॉल्यूशन डेवलप करना, जिससे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिले। अच्छा, बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है, तो एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर पूछे जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां पे लॉन्च हुआ था? पेंच टाइगर रिजर्व में, जिसका नाम पेंटोरा है। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिबेट को लॉन्च किया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। दुनिया की पहली मिस एआई ये केंजा लेइली बनी। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया एआई सूट, जिसका नाम है ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफुस, इसको लॉन्च किया अमेजॉन ने। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस को लॉन्च किया, जिसका नाम सेवा है। सेवा मतलब सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि ये कहां पर हुई? फ्रांस में। किनके बीच? यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। और टाइम ने जो एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी, उसमें भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया, नाम है अश्विनी वैष्णव। एआईसीटीई ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया। और आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। बाकी जेटसन ऑरेन नाम से अभी एक नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया ने। डीप सीक एआई को लॉन्च किया, चाइना का एआई चैटबॉट है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश यूके बना। 2025 एआई समिट यह भी हुआ था पेरिस में, तीसरा संस्करण था और अगला वाला भारत होस्ट करेगा।
एआई मॉडल मैग्मा को अभी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो एआई से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। अच्छा, एआई का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को, जिन्हें अभी 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आपको बताएं, इनके साथ एक और व्यक्ति को मिला था, तो उनका नाम क्या है? और वैसे नोबेल पुरस्कारों के ऊपर मैं एक क्विज बना चुका हूं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के क्विज लगाएं ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। बाकी ट्रिक से तो मैंने सारे नाम आपको याद करवा ही दिए हैं, नई नाम याद हैं तो वो वीडियो आप देख लेना। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलोगे ना, वहीं पे आपको वीडियो ऊपर ऊपर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख लेना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उदय प्रकाश को। तो कथाकार और कवि हैं उदय प्रकाश, जिनको अभी अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। तो कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास के द्वारा हर साल ये सम्मान प्रदान किया जाता है। इस बार ये दिया गया उदय प्रकाश को। चलो, इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ यहाँ पे। अभी डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। वैसे हमारे जो शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर दुन अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार ये दिया गया मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया। कौन देता है ये याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार देती है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया था। अभी दिया गया रघुपति भट्ट को। विभव तालुकदार को अभी आईयूसीएन का हैरी मेसेल पुरस्कार मिला। सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है, 2 जनों को दिया। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंड गोंजालेस को वेनेजुएला से हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब मिला था विक्टोरिया केयर थिलविक को, जो कि डेनमार्क से हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। एग्जाम में इनके देश का नाम पूछा था। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने यहाँ पे ये 2024 के लास्ट के महीनों के हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए अभी ये प्रोजेक्ट हक शुरू किया है। प्रोजेक्ट हक में हक का मतलब हो गया हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। तो एचडीएफसी बैंक की परिवर्तन पहल के तहत ही इसे शुरू किया गया है। इसमें कई स्थानों पर सेंटर खोले जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर इनके आधार, पेन, पासपोर्ट, बिल पेमेंट या पेंशन का निपटान किया जाएगा। मतलब इनसे संबंधित कोई भी उन्हें अगर सहायता चाहिए तो वहां पे उसका समाधान किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट हक याद रखना किसने लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए। एचडीएफसी बैंक। अच्छा, एचडीएफसी बैंक तो बहुत बार आपने सुना होगा, हो सकता है आपका अकाउंट भी हो वहां पे। मुझे बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एचडीएफसी की? तो याद रखना हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। सीईओ है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और याद रखना लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक यही है, एचडीएफसी बैंक। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक गारंटी इशू करने वाला बैंक भी यही है, एचडीएफसी बैंक। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बैंकिंग से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं। ये करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे कि अभी केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए भी किस पोर्टल को लॉन्च किया था? बैंक नेट। ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची में 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। और आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते? तो सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी है मुशफिकुर रहीम, जिन्होंने अभी ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आपको देखा होगा, याद हो तो, बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है और उसके बाद ही इन्होंने ये फैसला किया कि भैया ओडीआई फॉर्मेट से मैं संन्यास ले रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने भी ओडीआई से संन्यास ले लिया।
और अभी अचंता शरद कमल ने भी अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस प्लेयर है, वो भी याद रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें कल के टॉप 10 स्टूडेंट्स की, और ये कौन से क्विज की रैंकिंग हम बात कर रहे हैं, डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आती है ये उसकी रैंकिंग है। तो इसमें पहले स्थान पे मंजू है, फिर है निलय, फिर है भोनुदीप, विवेक, मोनू, नीरज, पिंटू, दुर्गेश, रितेश और स्पैम। तो डेली आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें पिछले एक साल के या पिछले एक साल से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डेली लेकर के आता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको रिपीट होते हुए भी मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो क्विज आप लगाएं, जो क्विज नहीं लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें तो आता है, आपको आता है, तो फिर तो क्विज आपको जरूर लगाना चाहिए और खुद से एनालिसिस करो, फिर देखो आपका स्कोर क्या रहता है। और अगर नहीं आता है तब तो आप लगा ही रहे हो, ताकि क्विजेस को बार बार आप लगाते रहोगे, इससे भी दिमाग में आपके सेट होंगे कि ये प्रश्न है और ये उत्तर है। क्विज लगाने से क्वेश्चन को रीड करने की प्रैक्टिस होगी, फटाफट से क्वेश्चन देख करके आंसर लगाना, ये सब आपकी प्रैक्टिस होगी, ये आपके एग्जाम में काम आएगी। चलो मैं तो डेली आपको बताता हूँ, बाकी जो लगाएंगे उनको फायदा भी होगा एग्जाम टाइम पे। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। चलो, तो पहला प्रश्न पूछा था अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। फिर पूछा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 14, टॉप पर बुर्किना फासो। फिर पूछा एएम ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 2 जने हैं, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड सटन, अमेरिकी हैं। फिर पूछा खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहां पर होंगे? नई दिल्ली में होगा दूसरा संस्करण। फिर पूछा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां हुआ? नई दिल्ली में। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नितिन कामत को। बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? 8 मार्च को। चर्चा में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये कब लागू की गई थी? मार्च 2019 में। और आखिरी प्रश्न था किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सौम्या स्वामीनाथन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।